तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नए टॉपिक को, दैट इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये हमारे एटम्स चैप्टर का, जो कि आपकी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 12 है, ये आखिरी टॉपिक होने वाला है आप लोग का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताता हूँ अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, है ना, उसको एक बार मैं आप लोग को रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा कि बोहर ने कुछ बातें बोली थी बोहर्स मॉडल में, वो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, तभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि आपके पास में एक न्यूक्लियस होता है ना। अब न्यूक्लियस में कौन होता है बेटा आप लोगों के, सर न्यूक्लियस में होता है हमारे पास में प्रोटॉन, और न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा आप लोगों का, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है आप लोग का, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और साथ में क्या होता है आप लोग का, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है आप लोग का, इसलिए इसको P प्लस से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, इसलिए हम लोग इसको N0 से लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप लोग, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, तो जो भी चार्ज होगा वो प्रोटॉन की वजह से ही तो होगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। इसलिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना बेटा, है ना, इसीलिए आप लोग का जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा आप लोगों का, पॉजिटिवली चार्ज वो रखता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अगल बगल ऐसे फिक्स सेल होती हैं, इनको सेल बोलते हैं, है ना। कई लोग इनको सेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों के कुछ एनर्जी लेवल होते हैं। इन एनर्जी लेवल में क्या होता है बेटा आप लोग के, ऐसे जैसे मान लो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसको बोलते हैं n=1, है ना, इसको बोलते हैं n=2, क्योंकि सेकेंड हो गया ना। ऐसे ये n= कितना आ जाएगा आप लोग का, 3 आ जाएगा। ये n=3 हो गया, ये n=4 हो गया। और इनमें बेसिकली कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं आप लोग के, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोहर ने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली थी, वो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों का किसी शेल में घूम रहा है ना, तो वो फिक्स एनर्जी से घूम रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों का किसी शेल में घूम रहा है ना बेटा, है ना, शेल कौन सी होती है, ये वाली, ये जो मैंने गोल गोल बनाई है ना, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, इस तरीके से इनको हम लोग शेल बोलते हैं। ठीक है, n=1, n=2 हो गया, है ना, और ये वाली, ये तो 2 सेकंड वाली है, ये वाली होगी n=3, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन आपका किसी शेल में घूम रहा है, शेल का एक और नाम भी होता है, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, या फिर हम इनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपका किसी शेल, ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल में घूम रहा है ना, तो उसकी जो एनर्जी होती है बेटा वो फिक्स्ड होती है, हमने वो निकाली भी थी ना। क्या आपको ये वाली बात पता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन की जो, मतलब जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट सेल में घूम रहा है, मैंने आपको डिराइव भी कराया था ना इसके लिए, देखो जैसे मान लो अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम है, लेट से हम मान लेते हैं ये वाला एटम किसका बेटा आप लोग का, हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, तो हम अब जो आपका हाइड्रोजन का एटम होता है ना, तो हाइड्रोजन का एटम अगर आप लोग का फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो कितनी एनर्जी से घूम रहा होता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा होगा ना, वो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने से घूम रहा है बताओ आप लोग का, अगर हम लोग हाइड्रोजन का एटम ले लें। ठीक है, अगर आप लोग क्या ले लो बेटा, हाइड्रोजन का एटम ले लो, क्योंकि हाइड्रोजन में आपको पता है ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन का वो जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा आप लोगों का, अगर मान लो फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो देखो फर्स्ट सेल में कितने कितने से घूम रहा है बताओ आप लोगों का, वो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है, वो थ्री पॉइंट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास में जब तक इतनी एनर्जी होगी ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो फर्स्ट सेल में ही घूमता रहेगा। समझ पा रहे हो बात को, मतलब जैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा है ना, तो वो इतनी ही एनर्जी से घूमता रहेगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब जब ये फर्स्ट सेल में घूम रहा है ना आप लोगों का, जब ये फर्स्ट सेल में घूम रहा है आप लोगों का, तो देखो कितनी एनर्जी से घूम रहा है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बताओ। अब मान लो, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली शेल में घूम रहा है आप लोग का, फर्स्ट सेल में, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी आपका मौजूद होता है ना बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी ग्राउंड सेल, या उसको बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट बोल लो, ग्राउंड सेल नहीं, सॉरी, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट सेल में घूम रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। अब मान लो आपके इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर दी, आपने उसको बाहर से क्या दे दी बेटा, एनर्जी दे दी, है ना, बाहर से आपने उसको एनर्जी दे दी। तो जब आप एनर्जी दोगे उसको, तो भाई आपने उसकी एनर्जी बढ़ाई है,
है ना। आपको पता है ना फर्स्ट सेल में कम एनर्जी होती है, फिर सेकंड सेल में और ज़्यादा एनर्जी होती है। देखो मैंने आपको बताई भी तो थी ये चीज़ें। देखो फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी -13.6 है, सेकंड सेल में घूम रहा है तो -3.2 है। तो -13 बड़ा होता है -3 बड़ा होता है, सर -3 बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती है ना आप लोग की, जैसे देखो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड शेल में ज़्यादा एनर्जी होगी या सेकंड शेल में ज़्यादा एनर्जी होगी, ऑब्वियसली थर्ड शेल में होगी। तो अगर आपकी शेल बढ़ती जाती है ना, देखो मैं ये आपको बता देता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप लोगों की नंबर ऑफ शेल होगी, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, मतलब नंबर ऑफ शेल अगर आपकी मोर है, ज़्यादा है, तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी भाई साहब, ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप फर्स्ट सेल में हो तो एनर्जी कम होगी, सेकंड शेल में हो तो एनर्जी और ज़्यादा, थर्ड शेल में हो तो एनर्जी और ज़्यादा, और अगर लास्ट सेल में पहुंच गए nth सेल में, n सेल का मतलब एकदम आखिरी वाली शेल में पहुंच गए, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी गेन करी। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, अब ये फर्स्ट सेल में घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन ने क्या करी बेटा, एनर्जी गेन करी। अब सर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन कर रहा है ना बेटा, यहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर, आप लोगों का एनर्जी गेन कर रहा है, तो अब वो फर्स्ट में तो घूम नहीं सकता, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी है ना। तो एनर्जी गेन करी है तो दूसरी सेल में इसको जाना पड़ेगा। तो मान लो कौन सी सेल में चला गया आप लोगों का, सेकंड सेल में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अब आप लोगों का सेकंड सेल में चला गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखो पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में था बेटा, आप लोग का फर्स्ट सेल में। अब उसने इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एनर्जी गेन करी, और एनर्जी गेन करने के बाद अब मान लो कौन सी शेल में चला गया, आप लोग का सेकंड शेल में चला गया। इतनी बात समझ लो आप लोग, कौन सी शेल में चला गया, वो सेकंड शेल में चला गया, ठीक है। तो अब देखो उसने एनर्जी गेन करी थी ना यहाँ पे, और एनर्जी गेन करते हुए वो आप लोग का सेकंड शेल में पहुंच गया। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का घर तो कहाँ है, फर्स्ट में ही है ना भाई, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन आपका घूम का रहा था शुरुआत में, फर्स्ट सेल में ही तो घूम रहा था। आपने उसे बाहर से एनर्जी दी तो वो सेकंड शेल में चला गया। लेकिन होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉन जब अपनी देखो जो उसकी मेन स्टेट होती है, मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वो तो ग्राउंड स्टेट होती है। एनर्जी गेन करके जब वो दूसरी स्टेट मतलब दूसरे सेल में चला जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ये वाली बात समझ पा रहे हो ना आप क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ, चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेट से मेरे पास में हीलियम है बेटा, है ना। और हीलियम का अगर मैं बोलूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना हीलियम की फर्स्ट सेल में। तो अगर मैं बनाऊँ ये आप लोगों का न्यूक्लियस और ये आप लोग की फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ घूम रहे हैं बताओ, फर्स्ट सेल में घूम रहे हैं ना, क्योंकि होते ही ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में। आप इसको एनर्जी दोगे तो देखो इसका घर कहाँ है बताओ, ये फर्स्ट वाला इसका घर है ना। तो जो इसका घर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, मतलब जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना, वो आपकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। और मान लो इसने एनर्जी आपने इसको दी, तो एनर्जी दे दी तो ये एक्साइटेड हो जाएगा ना, तो ये बेसिकली इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से, है ना। तो जो जिस 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 शेल में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वो तो ग्राउंड स्टेट होती है, और एनर्जी पाने के बाद जब वो दूसरी शेल में चल जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट सेल में घूम रहा था, तो इसको एनर्जी मिली, तो ये कौन सी शेल में चला गया बताओ, आप लोगों का सेकंड शेल में चला गया, है ना। कौन सी शेल में चला गया, सेकंड शेल में। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पा करके दूसरी शेल में जाता है ना, तो वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए रुकता है वहां पे। कितना टाइम पीरियड के लिए, 10⁻⁸ सेकंड के लिए। समझ पा रहे हो बात को, इतने कम टाइम पीरियड के लिए। अभी आपको ये फील नहीं हो रहा ना, एक काम करो, 10⁻⁸ है ना, तो अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 1/10⁸ बन जाएगा। ये तो बन जाएगा, बट 10⁻⁸ ना, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब इसको पलट दो, पलट दोगे तो पावर चेंज हो जाएगी ना, 1 तो ऊपर जाएगा, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10⁸ जो प्लस की हो माइनस की हो जाएगी। अब 10⁸ का मतलब क्या है पता है, 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8 0। और इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, 0.00000 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 0.0000001 सेकंड, इतना कम सेकंड लगता है। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो दूसरी शेल में अगर चला गया ना एनर्जी पा करके, तो वो सिर्फ इतने कम टाइम पीरियड के लिए वहां पे रहेगा, इतने कम टाइम पीरियड, देखो कितना कम टाइम पीरियड है ये। और वापस क्या करेगा, वो वापस अपनी ही शेल में आ जाएगा। देखो जैसे पहले वो फर्स्ट से सेकंड में गया, सेकंड में सिर्फ थोड़ी टाइम पीरियड के लिए लगेगा। अभी होता है ना, जैसे आप लोगों को मैं जैसे मैं अगर आपको समझ पा रहे हो बात को, कि जब पहले पहले कोई आता है ना, हाँ ठीक है, लगता है अच्छा कि एनर्जी मिल रही है, हाँ यार ठीक है। आप उसके कांटेक्ट में चले जाते हो, फिर आपको लगता है नहीं यार पढ़ाई वेस्ट हो गई, फालतू में कांटेक्ट में गए हम लोग, है ना, फिर से अपने तो आप अब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हो। पहले तो आपको दिखा हाँ यार
ठीक है। अब मान लो आपको कोई ब्यूटीफुल सी लड़की दिख गई, हाँ तो आप बोलते हैं यार एनर्जी मिल गई ना, मतलब आप लोगों को, हाँ यार ब्यूटीफुल से दिख गई, तो आप उसके कांटेक्ट में आ गए, पढ़ाई लिखाई करनी आपने छोड़ दी, है ना, या क्या हैंडसम सा लड़का मिल गया, है ना, मतलब एक समझ लो आप लड़कियों को हैंडसम लड़का बोल सकते हैं, मतलब लड़कियों को हैंडसम लड़का मिल गया और लड़कों को ब्यूटीफुल गर्ल मिल गई, है ना। तो उनकी एनर्जी देख लो, अगर आप क्या हो गई है तो उनको एनर्जी मिल गई, अब वो अपनी पढ़ाई के रास्ते से भटक गए ना, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाएंगे, कुछ तो आते भी नहीं है ना, बढ़ाना चाहिए। मैं भी आ गया था 3 मंथ पहले बोर्ड्स के, ठीक है। अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाओ, एक्साइटेड हो गए कोई दिक्कत नहीं है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाना है आप लोग को, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो यही यहाँ पे भी सीन है। अब जब आप वापस अपनी स्टेट में आओगे ना, तो वापस अपनी स्टेट में आते हुए आपको रिलीफ मिलेगा, यानी कि वैसे ही इलेक्ट्रॉन देखो, जब ये ऊपर गया था तो एनर्जी लेकर के गया था ना, तो वापस जब अपनी स्टेट में आ रहा होगा ना, तो ये एनर्जी को रिलीज करते हुए आ रहा होगा, मतलब ये एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी शेल में वापस आएगा। देखो जैसे ये आपका इस शेल में था, फर्स्ट शेल में, इसने क्या करी, एनर्जी गेन करी, एनर्जी गेन करके सेकंड शेल में चला गया, वहां पे ये स्टेबल है नहीं, अब स्टेबल नहीं है तो वापस अपनी शेल में आना चाह रहा है ना, तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो इसके पास में एनर्जी थी ना, जो जिस एनर्जी से लेके ये ऊपर वाली शेल में गया था, वापस उसको छोड़ देगा। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, ये आपकी EMW की फॉर्म में रिलीज होती है। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, रेडिएशन ही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझते हो ना आप लोग, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी फॉर्म में छोड़ता ही है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग बात को, ठीक है। तो कहानी क्या हुई है, मैं एक बार आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एकदम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। आपके जो इलेक्ट्रॉन था ना, अभी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है सर, अपनी ग्राउंड स्टेट पे रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है बेटा आप लोग का, ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ठीक है सर। अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, आपने उसको क्या दी, एनर्जी गेन करी उसने। अब जब एनर्जी गेन करेगा तो उसी स्टेट में तो रुक नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो वो सिर्फ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ही घूम सकता है। आप उसको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो तो फिर उसमें नहीं घूम पाएगा, वो दूसरी शेल में जाना पसंद करेगा। जैसे ही ये एनर्जी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, एक्साइटेड हो जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ये आप लोग की नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे ये अच्छा फील नहीं करता, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, कितने कम टाइम पीरियड के लिए, सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए वो रहता है और वापस अपनी शेल में आ जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है आप लोग का, कम बैक अगेन। कम बैक तो आपका भी नहीं हो रहा है ना, पर्सनल हो गया सर, कम बैक हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। बट कम बैक अगेन कर लेता है, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। समझ पा रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से जब अपनी अब जब ये अपनी पोजीशन पे आ रहा होता है ना, तो जो एनर्जी लेकर के गया था उसी एनर्जी को क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है। समझ पा रहे हो ना बात को, इस एनर्जी को रिलीज कर देता है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है आप लोग की, EMW की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रिलीज होती है। गामा रेज बन सकती हैं, एक्स रेज बन सकती हैं, यूवी रेज बन सकती हैं, वो तो डिपेंड करता है ना। तो ये कुछ आप लोगों की जो अभी तक मैंने आपको बताया ना, बेसिकली दिस इज द थियरी, ये आपका थियरी पार्ट है। और ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसा कुछ होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है, बताओ जी, क्या आपको इतना पॉइंट क्लियर है बेटा, बताओ मुझे सर। अच्छा मान लो, चलो अब एक काम करते हैं कि आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये बना रहा है ना, जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वेव है, और वेव की क्या होती है, कोई लेंथ होती है ना, जैसे ये वेव है तो इस वेव की एक लेंथ होगी ना, तो ये मान लो आप लोग की वेव लेंथ है। तो सर अगर हमें पता करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये निकाल रहा है वो किस वेवलेंथ की है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा है ना, उसकी वेवलेंथ क्या है, बस हमें ये जानना है, हमें लैम्डा जानना है, लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा बोलते हैं ना, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ आपको इस टॉपिक का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आपको बात समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से ये हमारे पास में क्या है बेटा, ये आप लोगों का न्यूक्लियस है ना, और ये आप लोगों का क्या है, फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में मान लो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट सेल है ना आप लोग की, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसने एनर्जी गेन करी बेटा, ठीक है। और एनर्जी गेन करके मान लो इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड शेल में चला गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि n=1 है आप लोगों का, और ये n= आप लोगों का 2 है। अब इसने एनर्जी गेन करी और ये कहाँ चला गया, आप लोगों का सेकंड शेल में चला गया। कितनी बात आपको समझ में आ रही है, आप आ रही है बताओ, है ना। तो अब देखना जरा ध्यान से क्या मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे। अच्छा किसी भी शेल में, मतलब अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन है ना, अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में घूम रहा है तो वो कितनी एनर्जी से घूमता है, आप ये बता सकते हो मुझे, बताओ। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन किसी शेल में किसी एनर्जी से घूम रहा है, कितनी एनर्जी से घूम रहा है, उसके लिए हमारे पास में सर एक फॉर्मूला होता है,
उसके पास में क्या फॉर्मूला होता है सर, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में कितना, एन स्क्वायर। ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वैल्यू आती है, ठीक है। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कोई भी एटम हो, उसके किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इतनी एनर्जी से घूम रहा होता है वो, ठीक है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताना है। तो हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि बोहर का जो मॉडल है ना, वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड है, या हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंसेस के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक मतलब जैसे हीलियम वगैरह हो गए ना, इनके लिए लग सकता है, ठीक है। तो अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं हाइड्रोजन में। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होते हैं, तो मतलब जेड की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। भाई जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं ना, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दो तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में कितना, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई ना, सॉरी, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ, माइनस का 13.6, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और अपॉन में कितना चला गया आप लोग का, एन स्क्वायर। मतलब अगर आप लोगों का कोई एटम हाइड्रोजन में घूम रहा है, सॉरी, अगर आपका हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन के एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, आप लोग का रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वो आप लोग का इतनी एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मान लो अभी देखो आप कौन सी शेल में हो, फर्स्ट सेल में, तो एन वन इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ मैं, एन वन इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, 1। एन वन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एन वन का मतलब है आप लोग का कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, ये समझ पा रहे हो बात को, ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट है बेटा, ग्राउंड स्टेट। और फिर वो देखो कहाँ से उसको एनर्जी मिली, तो सेकंड में चला गया। तो ये N2 जो होता है ना आप लोग का, ये N2 कौन सी स्टेट होती है बेटा, आप लोग की एक्साइटेड स्टेट, है ना। एनर्जी मिलने के बाद जब वो जहाँ चला जाएगा ना, उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, क्योंकि सिंपल सी बात समझो ना, मान लो पहले पहले वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो E1 है, और दूसरे वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या आप लोग की E2 है। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सेकंड वाले जो भाई आखिरी वाला शेल में, जो जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है ना, तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और E1 की वैल्यू कम होगी। तो अगर आपको नेट एनर्जी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगा दो आप लोग, E2 माइनस का E1। अब देखो मैंने आपको ना एनर्जी का एक फॉर्मूला ये पढ़ाया था, एच फ्रीक्वेंसी, याद है आपको। मैंने आपको बोला था ना इस चैप्टर में क्या, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एच फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बेटा आप लोग का एच सी बाई लैम्डा। समझ पा रहे हो बात को, है ना। एच क्या होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। चलो अभी बता देता हूँ मैं आप लोग को एकदम क्विक रिवीजन करके, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एच। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना आपको कितनी होती है, 6.634 इंटू में 10 की पावर माइनस का 34। ये आपके एच की वैल्यू होती है। देखो सी तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आप लोग की, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो लैम्डा तो मैंने आपको बताई दी था, वेव लेंथ। लैम्डा क्या होती है, वेव लेंथ, वेव की लेंथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव जा रही है, उसी को वेव लेंथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे ई टू, इसको एक काम करते हैं जरा इस बात को, जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो N1 की वैल्यू 1 हो गई थी, और N2 की वैल्यू कितनी हो गई थी बताओ आप लोग की, 2 हो जाएगी। तो अगर मुझे देखो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला ये है ना आप लोग का, देखो एनर्जी का फॉर्मूला ये है ना आप लोग का, अगर एनर्जी फर्स्ट वाले सेल की निकालनी है तो E1 लिख देंगे, और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, माइनस का 13.6, यहाँ रखो, माइनस का 13.6। एन की जगह पे कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले एन में क्या ले रहे हैं हम लोग, N1 ले रहे हैं ना, फर्स्ट वाले एन के लिए तो N1 ले रहे हैं, तो N1 का स्क्वायर हो जाएगा। और E2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन में N2 का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही वैल्यूज तो पुट करनी है यहाँ पे। देखो E2 एनर्जी कितनी आ रही है बताओ आप लोग की, -13.6। भाई सेकंड सेल की एनर्जी निकालनी है ना, तो एन की जगह पे 2 पुट करो। फर्स्ट सेल की एनर्जी निकालनी है तो एन की जगह पे 1 पुट करो। तो -13.6 यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, N2 का स्क्वायर। कितनी बात आपको समझ में आ रही है, कितना आ जाएगा N2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, माइनस का 13.6। E1 की वैल्यू पुट करो ना, तो E1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13.6, और साथ में कितना N1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो H फ्रीक्वेंसी की जगह पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये होता है एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये होता है C बाय लैम्डा। ये भी याद रखना आप लोग, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी बाई लैम्डा। तो एच फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या रख सकता हूँ बताओ, मैं सी बाई लैम्डा रख सकता हूँ यहाँ से, है ना। एक काम करो, इसको सॉल्व करना, माइनस का 13.6 अपॉन N1 का स्क्वायर, सॉरी ये N2 है ना, N2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे N2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस,
तो प्लस 13.6 अपॉन में कितना n1 का स्क्वायर। एक काम करो, एच सी बाई लैम्डा तो आप लोग का ऐसे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस प्लस को मैं पहले लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो 13.6 अपॉन में n1 का स्क्वायर, इस माइनस वाले को बाद में लिख दो तो माइनस का 13.6 अपॉन में कितना बेटा n2 का स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जरा चेक करो तो सर 13.6 कॉमन आ रहा है, तो एच सी बाई लैम्डा तो ऐसे ठीक है आप लोग का। तो ये कितना आ गया बेटा जरा चेक करना है यहाँ पे, इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे ना तो ये कितना आ रहा होगा आप लोग का 13.6 तो कॉमन आ जाएगा सर, यहाँ से 1 बचेगा ऊपर भाई, 13.6 कॉमन आ गया तो 1 ही तो बचेगा। अपॉन में कितना आ गया n1 का स्क्वायर, माइनस में कितना आ गया 13.6 अपॉन में कितना बचेगा बेटा आप लोग का n2 का स्क्वायर, है ना। समझ गए इस बात को। अब एक काम करो, देखो यहाँ से लैम्डा रहने दो क्योंकि हमें वेवलेंथ बतानी है ना, कि देखो ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करके दूसरी शेल में गया और वापस अपनी शेल में जब आएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी वेवलेंथ है वही तो हमें बतानी है ना। तो हमें वेवलेंथ बतानी है, तो मैं काम करता हूँ 1 अपॉन लैम्डा को इधर ही छोड़ता हूँ। एच सी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में एच और सी दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, 13.6 अपॉन में एच अपॉन सी, साथ में कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन n1 स्क्वायर, और ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ 1 बचेगा ना भाई, यहाँ पे भी देखो 13.6 तो कॉमन आ गया, तो इधर भी 1 इधर भी 1 ही बचेगा आप लोगों का, तो 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट ही होता है, h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट, और ये 13.6 तो है कांस्टेंट। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को रख के सॉल्व करते हो ना बेटा, जब आप इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करके क्या करते हो, मतलब सॉल्व करते हो जब इसको, तो बेसिकली जो आप लोगों का आंसर आता है ना वो कितना आता है जरा बताओ, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, जो आपकी वैल्यू आती है ना बेटा वो कुछ ऐसी आती है 1.097 इंटू में 10 की पावर -7, ये कुछ आपकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी, ठीक है। और साथ में कितना चल रहा है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन कितना n2 स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, 1 अपॉन लैम्डा तो आप लोग का ऐसे ही ठीक है, यहाँ से देखो तो ये भी तो एक कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को नाम दे दिया गया r का, साथ में कितना चल रहा है बेटा 1 अपॉन n1 स्क्वायर और माइनस में कितना 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो वेवलेंथ ऐसे रेसिप्रोकल होकर के पड़ा हुआ है ना, इसी को मैं एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखो 1 अपॉन लैम्डा लिखा हुआ है ना, तो लैम्डा को ऊपर भेजना है तो उल्टा कर दो, 1 अपॉन लैम्डा तो क्या बन जाएगा आप लोगों का सिंपल, इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका भी होता है, 1 अपॉन लैम्डा है ना, तो 1 अपॉन लैम्डा को उल्टा करके लिख दोगे तो लैम्डा बन जाएगा। आर है, देखो आर के नीचे कुछ नहीं है तो मैं आर अपॉन 1 रख सकता हूँ ना, और आर अपॉन 1 को पलट दोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 1 अपॉन आर आ जाएगा, साथ में कितना चल रहा है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी बेटा आप लोग की, ये आ जाएगी सर 1 अपॉन, एक बात याद रखना, ये जो 1 अपॉन आर होता है ना आप लोगों का, इस 1 अपॉन आर की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना, मतलब लगभग मान के चल लो 911 एंगस्ट्रॉम तक होता है ये 1 अपॉन आर वाला, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। और आर की वैल्यू लगभग कितनी माननी है आप लोग को, यहाँ पे आर जो होता है ना इसकी वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इस आर का एक नाम भी होता है, इस आर का क्या नाम होता है बेटा, दिस आर इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग्स, रीडर हो गया ये रीडर, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका एक नाम होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, 911 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू होती है आर की, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब याद रखनी है आपको। एंगस्ट्रॉम तो पता है ना आप लोग को, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज याद रख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन किसी शेल में से दूसरी शेल में जाता है और वापस अपनी शेल में जब आ जाता है ना, तो वो जितनी भी एनर्जी छोड़ेगा तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ कितनी होगी आप लोगों की 1 अपॉन इस फॉर्म में होगी, मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 मतलब जो उसकी ग्राउंड स्टेट है और n2 मतलब जो उसकी फाइनल स्टेट है जिसमें वो चला गया, ठीक है। अभी देखो समझते हैं इसको, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। स्पेक्ट्रम तो समझते हो ना, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पैटर्न। देखो किस तरीके से बनाया गया ये, इन्होंने बोला कि चलो यहाँ पे आप लोगों की सबसे पहली शेल हो जाएगी, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, फिर आप लोगों की कौन सी शेल हो जाएगी बेटा, फिर हो जाएगी सर n इज इक्वल टू 2, फिर कौन सी शेल हो जाएगी सर n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल, फिर कौन सी हो जाएगी सर n इज इक्वल टू 4, फिर कौन सी हो जाएगी सर n इज इक्वल टू 5, ऐसे 7 सेल तक हमको पता है अभी तक, तो हम 7 सेल तक लिख देते हैं n इज इक्वल टू 6, बाकी सेल तो इन्फिनिटी तक हो सकती है बेटा, बट हमें जितने एलिमेंट्स पता है ना वो 7 तक आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखे हैं बेटा, शेल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन क्या था आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन देखो मान लो आप लोगों का फर्स्ट सेल से था,
फर्स्ट सेल में था और वो फर्स्ट में कहाँ पे चला गया आप लोगों का, सेकंड में चला गया। मतलब जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है ना बेटा, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मान लो पहले फर्स्ट सेल में घूम रहा था, उसको एनर्जी मिली और एनर्जी मिलने के बाद वो कौन सी सेल में चला गया, सेकंड सेल में चला गया। लेकिन वापस तो वो अपनी फर्स्ट सेल में ही आएगा ना। अब मान लो इलेक्ट्रॉन को आपने इतनी और ज़्यादा एनर्जी दे दी थी कि वो थर्ड में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों का हो सकता है कि सेकंड से फर्स्ट में गिर रहा हो, या फिर आपका थर्ड से कहाँ पे गिर रहा हो, फर्स्ट में गिर रहा हो, या फोर्थ से कहाँ पे गिर रहा हो, फर्स्ट में गिर रहा हो, या फिफ्थ से कहाँ पे गिर रहा हो, फर्स्ट में गिर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे 2 से फर्स्ट में गिर रहा है, 3 से फर्स्ट में गिर रहा है, 4 से फिफ्थ से यहाँ पे आ जाएगा ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो आपका इलेक्ट्रॉन 6 सेल में गया और फिर फर्स्ट में घूम रहा हो, और 7 से आपका फर्स्ट में गया। इसका मतलब समझ रहा हूँ, देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट है ना वो फर्स्ट थी मान लो अभी, और इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट सेल में घूम रहा था, आपने उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दी थी कि वो सेकंड में चला गया, बट सेकंड में तो वो रुकेगा नहीं ना, उसका घर तो फर्स्ट है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सेकंड से फर्स्ट में आ गया। अब मान लो इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट में घूम रहा था, बट आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो 3 में चला गया, तो 3 तो उसका घर है नहीं, वो फर्स्ट में आ जाएगा आप लोगों का। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोग का फर्स्ट सेल में गिरता है ना, तो उस तरीके की जो सीरीज होती है ना बेटा आप लोग की, वो कहलाती है आप लोग की लाइमन सीरीज। दैट इज कॉल्ड एज योर लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं यार, क्योंकि और भी हमें लिखने हैं अभी, है ना, और भी हमें लिखने हैं। चलो ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड में घूम रहा था, ठीक है, अब वो थर्ड से सेकंड में गिरता है आप लोगों का, या फोर्थ से सेकंड में गिरे आप लोगों का, या फिफ्थ से सेकंड में, क्योंकि अब उसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी है, सेकंड वाली है। ठीक है, या फिर आपका 6 से गिरे, या फिर आप लोगों का किससे गिरे बताओ, 7 से गिरे। तो इस तरीके की जो सीरीज मिलती है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर बामर सीरीज। अगर मान लो अब आपका थर्ड वाला घर आ गया यहाँ पे, थर्ड वाले से तो फोर्थ में से भी थर्ड में गिर सकता है आप लोगों का, फिफ्थ में से भी थर्ड में गिर सकता है, सिक्स में से भी थर्ड में गिर सकता है, और 7 में से भी थर्ड में गिर सकता है। इस तरीके की जो सीरीज होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज योर पाशकन सीरीज, है ना, लाइमन बामर पाशकन। अब मान लो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका फोर्थ है उसका घर, तो हो सकता है कि वो फिफ्थ से फोर्थ में गिरे, या सिक्स से फोर्थ में गिरे, या फिर 7 से 4 में गिरे। और इस तरीके की सीरीज कौन सी होती है, देखो उसकी लाइमन बामर पाशकन, इसकी होती है ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज हो गई। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का घर ही कौन सा है आप लोगों का, पांचवें, तो पांचवें में गिरता है अगर वो आपका मतलब 6 से फिफ्थ में गिरे, या फिर 7 से फिफ्थ में गिरे, तो ये कौन सी सीरीज होती है बेटा आप लोग की, ये होती है सर फंड सीरीज, पी फंड सीरीज बोलते हैं इसको, है ना। ये सबके नाम है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा है, अगर फर्स्ट सेल में गिर रहा है तो लाइमन, सेकंड में गिर रहा है बामर, थर्ड में गिर रहा है पास्कन, फोर्थ में गिर रहा है ब्रैकेट, फिर फंड, इस तरीके से। तो अब देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ आप लोगों का, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कौन कौन सी सीरीज आ गई बेटा आप लोग की, लाइमन सीरीज हो गई, लाइमन सीरीज हो गई। अगली कौन सी बताओ आप लोग की, बामर सीरीज हो गई, बालमर भी बोल देते हैं कई लोग इसको, है ना, लाइमन बालमर, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो बताओ, पाशकन सीरीज भी बोल सकते हो, लाइमन बामर पाशकन, है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, लाइमन बामल पाश, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइमन बालमर पाशकन ब्रैकेट, है ना। फिर कौन सी होती है बेटा आप लोग की, पी फंड, फुंड सीरीज, है ना। और एक और होती है वैसे तो, अगर सोचो सेवन्थ में सिक्स में गिर जाए, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका सिक्स में था, सिक्स से उसको एनर्जी मिली, वो सेवन्थ में चला गया, और सेवन से फिर वो सिक्स में गिर गया, तो ये वाली जो सीरीज होती है ना बेटा, इसको कहते हैं हम्प्री सीरीज, हम्प्री, दिस इज कॉल्ड एज योर हम्प्री सीरीज। अब बस मुझे इतना बता दो, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किस में गिरता है, फर्स्ट सेल में, तो यहाँ जो N1 की वैल्यू होगी वो तो 1 होगी, बट N2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये तो ग्राउंड स्टेट है ना, और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, तो वो फर्स्ट में गिरेगा, बट कहाँ कहाँ से गिर सकता है बताओ, 2 से भी गिर सकता है, 3 से भी गिर सकता है, 4 से भी गिर सकता है, 5 से भी गिर सकता है, अप टू कहाँ से, इन्फिनिटी से गिर सकता है। ठीक है, अगर बाल्मर सीरीज की बात करें तो भाई N2 तो N1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, बाकी N2 की वैल्यू आप लोग की 3 4 5 6, इस तरीके से इन्फिनिटी से गिर सकता है वो, है ना। अब यहाँ पे देखो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, अब तो आप समझ गए, यहाँ N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, यहाँ N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, यहाँ N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 6, और N2 की वैल्यू इससे एक ज़्यादा, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 2 तो 3 से स्टार्ट, यहाँ 3 है तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, 5 6 7, और अप टू कितना आप लोग का, इन्फिनिटी। यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी होगा ना ये तो,
अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ 6 में तो n2 लिखना था यहाँ पे n2, तो n2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरा आप ट्राई करना। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन मान लो आपका फर्स्ट सेल में था, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में था और फर्स्ट सेल से वो सेकंड सेल में गया, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि वो पहले फर्स्ट सेल में था। फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में गया तो n2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 2। तो उसने कितने की वेवलेंथ छोड़ी होगी भाई, देखो वो पहले फर्स्ट से पहले देखो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, वो सेकंड में चला गया, फिर वापस अपनी शेल में आएगा, तो एनर्जी छोड़ते हुए चलेगा ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी को छोड़ता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ होती है, तो कितनी उसकी वेवलेंथ होती है, वो लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर दोगे, देखो लैम्डा इज इक्वल टू कितना, ये जो आर की वैल्यू ना, आर की वैल्यू 911 नहीं होती, सॉरी 1 अपॉन आर की वैल्यू 911 होती है, ठीक है। 1 अपॉन आर, मतलब ये 1 अपॉन आर जो होता है ना बेटा आप लोग का, ये आपका 911 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। 1 अपॉन आर, आर नहीं सिर्फ 1 अपॉन आर होता है, ठीक है। तो अब लैम्डा निकालना तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन आर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना n2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर तो ऐसे ठीक है आप लोग का, या 1 अपॉन आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो 1 अपॉन आर कितना होता है 911 में अप्रॉक्स निकालता हूँ आंसर को, ठीक है। 911 है अप्रॉक्सीमेट 900 मान लेते हैं भाई, 1 अपॉन आर है तो 911 होता है, मैं 900 मान लिया अप्रॉक्स, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी है बताओ 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का, तो कितना आ जाएगा 900, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है ये 900, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो कितना आ रहा होगा ये 1, देखो एलसीएम 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोग का 4, ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बचेगा, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा बेटा 900, 4 माइनस 1 इज 3, 3 अपॉन में 4, ये 4 से कुछ कट रहा है क्या जरा चेक करना, तो कट जाएगा सर, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 1 बचेगा, और 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचेगा आप लोगों का, और 4 5 ज़ा 20, यानी कि 225 इंटू 3, तो 225 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि 675 एंगस्ट्रॉम की इतनी रेंज में आपको जो वेवलेंथ है वो मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। और यहाँ पे जो है ना आप लोगों का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल का सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।